नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभिव्यक्ति और माध्यम बुक, जो कि 11वीं 12वीं में लगी हुई है। और ये बुक पीजीटी हिंदी एस्टेट और पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से स्क्रीनिंग में भी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है कैसे बनती है कविता। तो बुक में जब हम अध्याय को पढ़ते हैं पूरा तो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आपके पास समय इतना ज़्यादा नहीं है। एस्टेट के एग्ज़ाम की तो जो डेट है वो फाइनल आ ही चुकी है, 2-3 दिसंबर। ठीक है, और जो पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है वो भी दिसंबर से पहले या दिसंबर के फर्स्ट वीक होने की पूरी संभावना है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो मैंने मतलब जो हमारा ये अध्याय है कैसे बनती है कविता, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ली हैं, ताकि कम समय में आपका एक अध्याय पूरा हो जाए और मेन मेन चीज़ें आप कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जॉर्ज लुइस बोर्खेस ने कहा है, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। ये भी ध्यान रखना है कि कविता के मूल में संवेदना है, ठीक है, राग तत्व है। और यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया और वे कह उठे। तो संवेदना जो है वो हर कृति के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जब तक व्यक्ति में, किसी लेखक में संवेदनशीलता नहीं होगी तो वो कुछ भी लिख नहीं पाएगा। तो संवेदना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह उठे वे, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगन शाश्वती समा, यत क्रोंच मिथुना देख मवदी काम मोहितम। ठीक है, इसी को सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कहने वाले कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है, शब्द। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। तो कविता की पहली शर्त है शब्दों से मेलजोल, और कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण है शब्द। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डेन ने भी कहीं कहा है कि प्ले विद वर्ड्स। तो ये कथन पूछा जा सकता है कि ये कहने वाले कौन हैं, प्ले विद वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। तो ये कहा है W.H. ऑर्डेन ने, अच्छे से याद रखना है। फिर आ गया बिंब और छंद। तो कविता में क्या होते हैं, बिंब छंद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में एक सहायक होते हैं ये बिंब और छंद। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन क्या है, इंद्रियां। ठीक है, बाहरी संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। जैसे ही हमने कोई शब्द सुना, ठीक है, तो क्या होता है कि उस शब्द मतलब जिसके लिए वो शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो उसके वैसे ही एक चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। ठीक है, तो वही क्या है यहाँ पर, वो हमारी इंद्रियों से हमें प्राप्त हुआ, इंद्रियों से हमने देखा, सुना, चाहे महसूस किया। ठीक है, और वो क्या है, एक बिंब है। बाहरी संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। जैसे मैं कहूँ बस, तो बस का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक चित्र बन गया, कैसे ऐसे बस होती है, यातायात का एक साधन है। ठीक है, ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बाद की ये पंक्तियां हैं। तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं, जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो तट पर बगलों सी वृद्धाएं, तो बगुले कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो बगलों जैसी कहा है, किसे कहा है, विधवाओं को कहा है। तो विधवा के जो वस्त्र होते हैं सफ़ेद होते हैं।
तो जैसे ही हमने विधवा सुना, बगुले सुना, तो हमारे ध्यान में क्या आ गया, वो चित्र एक हमारे सामने आ गया। तो यही है क्या, वो बिंब है जो हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है। तो सुमित्रा नंदन पंत कविता के लिए चित्र भाषा पर बल देते थे, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ हमें प्रभावित करती है। तो ज़्यादा कौन से बिंब प्रभावित करते हैं, दृश्य बिंब। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं, जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण, श्रवण रूपी 5 उंगलियों से पकड़ा जा सकता है। तो पांचों इंद्रियों का नाम आपने लिख देना है, समझ लेना। ठीक है, ताकि एक प्रभाव सा बन सके। जिस कवि में जितनी बड़ी ऐन्द्रिक पकड़ होगी, वह उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ हो पाता है। तो मतलब क्या है कि इंद्रियों का ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, हम कह सकते हैं। इंद्रियों का ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, इंद्रिय की पकड़ उसकी मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, जितनी मतलब हमारी इंद्रियां सक्रिय रहेंगी, उतना ही क्या है, ज़्यादा अच्छी कविता जो कवि होता है वो रच पाता है। छंद, तो छंद क्या है, पहले बिंब क्या होता है देख लिए। अब छंद के बारे में, ये क्या है, ये कविता के इम्पोर्टेंट तत्व हैं। ठीक है, कविता का अनिवार्य तत्व है छंद। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। तो कवि को क्या होना चाहिए, संगीत की पहचान होनी चाहिए। कविता के कुछ आगे प्रमुख घटक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कविता के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं, उनको आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, भाषा है। भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है। कविता भाषा में होती है, इसीलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। तो क्या है, कविता के लिए भाषा जरूरी है। अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहा है, कुछ कृति मतलब पहले मन में बनती है कि हाँ ये हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं, तो उसे लिखने के लिए, बोलने के लिए भाषा का होना जरूरी है ना। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कविता के लिए, भाषा। भाषा किससे बनती है, शब्दों से बनती है। शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया शैली। शैली भी कविता का प्रमुख घटक है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उन्हें हम शैली कहते हैं। शैली भी कविता का प्रमुख घटक है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट में भी मिल जाएगा चैनल के, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी। ठीक है, बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द चित्र। तीसरा कौन सा है, भाषा होगी, शैली होगी और बिंब हो गया। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। ये अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। बिंब के बिना कविता की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, बिंब के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके बाद आ गया छंद। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है। तो कविता रचने के लिए छंद की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। ठीक है, छंद के द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आती है। तो छंद ही है वो प्रमुख तत्व जो कविता को पद्य की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, अलंकार आ गया। ये भी कविता का प्रमुख घटक है। ये कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कवि अपनी कविता को सजाता है। अलंकार क्या करती है, कविता को सजाती है, काव्य को सजाती है, पद्य को सजाने का काम करते हैं अलंकार। जिस तरीके से गहने होते हैं, अलंकार को आभूषण गहने कहा जा सकता है। ठीक है, सजाने का काम करते हैं काव्य को। तो ये हो गए कविता की प्रमुख घटक कह लिए
कह लीजिए, और या फिर आवश्यक तत्व भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये पांचों आपने अच्छे से याद रखने हैं सब्जेक्टिव पेपर में, ताकि आप लिख पाओ। और उसके अलावा एसेट के लिए जो कथन आए हैं वो याद रखने हैं, और क्या ज़रूरी होता है इसके लिए थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।